हेलो स्टूडेंट्स, आज 23 सितंबर 2020 को आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ प्रो राटा क्या होता है, उसकी एनालिसिस कैसे की जाती है एंड बैलेंस शीट के बारे में बताऊँगी। ठीक है बेटा, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है। आई होप कि सभी ने ये जो है नोट्स इसके तैयार कर लिए होंगे, एक नोटबुक तैयार कर ली होगी। आपको बोला था एक नोटबुक तैयार करके रखना पूरी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है और आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करनी शुरू कर देनी है। ठीक है बेटा, तो कल मैंने आपको समझाया था कि शेयर कैपिटल क्या होती है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहती थी कि भाई जो आप अपनी नोटबुक तैयार कर रहे हो उसमें, ठीक है बेटा, उसमें आपने कुछ चीज़ों के मैंने आपके नोट्स बनाए थे कि भाई आपने ये चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें लिखनी है। एक तो शेयर 3 मार्क्स का एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, यानी कि प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये इन तीनों का आपने जो है एक 3 मार्क्स का नोट बनाना है और शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद शेयर कैपिटल क्या होती है, इसके नोट्स बनाने हैं। पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ये लॉन्ग टेल तैयार करना है अपने। ठीक है, ये करना है तैयार लॉन्ग के लिए। पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी दोनों में डिफरेंस। फिर कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म में ये भी लॉन्ग के लिए तैयार करना है। आई थिंक क्या पता आ जाए, वैसे तो नहीं आता इसमें से लॉन्ग, ठीक है, लेकिन क्या पता आ जाए। फिर है शॉर्ट क्वेश्चन जो है, मैं ऐसे लिख रही हूँ इसके आगे, शॉर्ट क्वेश्चन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस, शॉर्ट क्वेश्चन शेयर्स एंड स्टॉक में डिफरेंस। ठीक है, और फिर है जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जो पैसा हमारा आता है, यानी कि जब कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रही है तो उस टाइम पे उसमें जो पैसा आता है उसका यूज़ वो कहाँ कहाँ कर सकती है, तो ये भी आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। फिर है रूल्स रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर स्वैट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, जो हमारे स्वैट इक्विटी शेयर्स होते हैं क्या होते हैं मैं तुम्हें अभी बताती हूँ इसके बारे में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले समझो कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पब्लिक कंपनी क्या कंपनी होती है, जैसे अभी जो कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है, जो कंपनी पब्लिक को, यानी कि जिस कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा होता है, ठीक है, उस कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस कंपनी के 51% से, यानी कि 50% से ज़्यादा, यानी 51% जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, उसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है, तो ऐसी कंपनी को पब्लिक कंपनी कहते हैं। इसके रूल्स आप बुक से पढ़ना। एंड प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिसमें पब्लिक का कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी को ये राइट नहीं होता है कि वो पब्लिक को अपने शेयर्स इशू करे, तो उसमें जितना भी पैसा इन्वेस्ट होता है वो कुछ मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स का, यानी कि जैसे 2 या 4 या 5 या 6 ऐसे पर्सन का जो है अपना खुद का पैसा लगा होता है, उनके रिलेटिव्स का, उनके फ्रेंड्स का, वो सारे नॉन पर्सन होते हैं, मतलब पब्लिक उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। तो कंपनी, क्योंकि क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी की एक अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, उसकी अपनी एक कॉमन सील होती है, अपना नाम होता है, अपने नाम से वो अपने एसेट्स को खरीद सकती है, बेच सकती है, इंजॉय कर सकती है उसकी ऑनरशिप को। ठीक है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म में जो काम करते हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप बुक से पढ़ोगे। फिर है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब बेटा प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस है कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस, जिनको कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होते हैं जिनको 2 प्रायोरिटी दी जाती है, जो 2 प्रेफरेंस दिए जाते हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 कि उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलता है। दूसरा, अगर कंपनी की वाइंडिंग अप की प्रोसेस चल रही है तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, उनकी कैपिटल वापस कर दिया, रिडम्पशन कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक। अब शेयर क्या होगा, शेयर कैपिटल का एक पार्ट होता है शेयर। ठीक है, जबकि वही शेयर जब ग्रुप में हो जाते हैं, ठीक है, जब वही शेयर ग्रुप में हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कहते हैं स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर्स, ग्रुप ऑफ शेयर्स को हम स्टॉक कहते हैं।
तो ये भी आपने डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है। फिर है एप्लीकेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसके रूल्स भी बुक में लिखे हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि व्हाट आर स्वैट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। स्वैट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? ये शेयर्स जो होते हैं ये कोई कंपनी अपने ऑफिसर्स को, अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उनको ये डिस्काउंट पे, डीप डिस्काउंट पे, मतलब कि ये डिस्काउंट पे उनको इश्यू करती है, फेस वैल्यू से बहुत कम अमाउंट उनसे लेती है, उस अमाउंट पे उनको इश्यू करती है, ठीक है। और क्यों इश्यू करती है? क्योंकि ये जो जिनको मतलब कि कंपनी अपने शेयर्स दे रही है डिस्काउंट पे, वो ऑफिसर, वो डायरेक्टर या वो एम्प्लॉइज, अगर उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, ठीक है, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने स्किल से अगर कोई एक ऐसा टेक्निक या ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपनी उन्होंने अर्न की है, बनाई है, कोई जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना लिया उन्होंने, ठीक है, कोई नो हाउ का मतलब नॉलेजेबल थिंग कोई बना ली, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है, और वो कंपनी को उसने दे दिया, क्योंकि कंपनी को उसने वो क्या कर दिया, उसको दे दिया, ठीक है। और कंपनी बदले में उनको क्या देगी, वो शेयर देगी, वो शेयर बहुत कम रेट पे देती है। तो इन्हीं शेयर्स को हम बोलते हैं स्वैट इक्विटी शेयर्स, क्योंकि उन्होंने वो अपनी मेहनत से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने स्किल से उसको बनाया है, ठीक है बेटा। तो ये आपका होमवर्क है आज का, क्योंकि इतना आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। हेमा मैडम आपको पता है कि बिना नोटबुक चेक किए कोई भी असेसमेंट नहीं लगाती है, और वो सारे बच्चे मेरे ध्यान में रहेंगे जिन्होंने ये इस काम को पूरा किया है, ठीक है बेटा। अभी आपके पास पूरा टाइम इसको बनाओ। उसके बाद मैं आपको बता रही थी, कल हमने सारी एंट्रीज पास कर ली थी, ठीक है। फोरफीचर की एंट्री भी हो गई थी हमारी, और साथ ही साथ हमारी क्या हो गई थी, फोरफीचर हो गया था, रीइश्यू हो गया था, कैपिटल रिजर्व आपको बता दिया था, ठीक है। तो अब क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखो बेटा, अलॉटमेंट हमारे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट कितने टाइप की होती है, ठीक है। एक होता है फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने मांगे उतने दे दिए, माना कि 4000 शेयर्स की डिमांड आई थी, 4000 के 4000 ही उनको दे दिया है। दूसरी अलॉटमेंट होती है नील अलॉटमेंट, ठीक है, नील अलॉटमेंट, यानी कि जितने मांगे थे उनको कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। 2000 मांगे थे, 2000 की एप्लीकेशन आई थी और उनको कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। थर्ड आएगी हमारी प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा का मतलब क्या होता है कि मांगे तो ज़्यादा थे, एप्लीकेशन तो आ गई 10,000 के लिए, लेकिन दिया उनको ओनली 6,000। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास है ही टोटल 10,000 शेयर्स। मेरी बात समझ गए? और डिमांड आ गई 16,000 की, ठीक है। तो ये होती प्रो राटा अलॉटमेंट कि भाई डिमांड आ गई 16 की, कंपनी के पास ओनली 10,000 शेयर थे। तो कंपनी ने क्या किया कि भाई जो फर्स्ट 4,000 शेयर्स थे, जिन्होंने फर्स्ट 4,000 के लिए एप्लीकेशन दिया था, उनको फुल का फुल यानी 4 का 4 दे दिया। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि भाई 2,000 जिन कुछ शेयर थे उनको कुछ भी नहीं दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको हम रिजेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इनका पैसा कंपनी ने रिफंड करना होता है। उसके बाद जो तीसरी वाली है, यही सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा क्रिटिकल अलॉटमेंट होती है, क्योंकि बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने में उनको प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा कि एप्लीकेशन तो आई 10,000 के लिए, है ना, लेकिन कंपनी कितना दे पाई? ओनली 6,000, क्योंकि जिन्होंने 4,000 के 4,000 मांगे थे, यानी फुल अलॉटमेंट के बाद कंपनी के पास ओनली 6,000 शेयर्स ही बैलेंस में थे। तो कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई थी 10,000 की और कंपनी ने दिया उनको ओनली 6,000। तो इसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तो इसके लिए कंपनी को क्या करना होता है कि एक उनको एनालिसिस टेबल बनानी होती है,
ठीक है। उस एनालिसिस टेबल में कंपनी ये देखती है, जैसे हम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 टाइप की हमारे पास अलॉटमेंट हो रही है, ठीक है। फर्स्ट टाइप की अलॉटमेंट में क्या है कि जितने उन्होंने अप्लाई किया था उतने के लिए ही दे दिया, यानी कि 4000 मांगे थे, 4000 ही अलॉट कर दिए, ठीक है बेटा। पहले देखो इस एनालिसिस टेबल को ध्यान से देखना। सबसे पहले पहला कॉलम हमारा है शेयर अप्लाइड, यानी कि शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। फर्स्ट हमारा जो कॉलम है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारा कॉलम बनता है वो बनता है अलॉटेड, यानी कि कितने शेयर उनको अलॉट किए हैं। थर्ड जो हमारा कॉलम बनता है वो बनता है एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, किस पे, जो शेयर्स हमारे अप्लाइड हुए हैं, यानी जितनों के लिए एप्लीकेशन आई है उस पर एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है। फिर फोर्थ हमारा आता है कितनी एप्लीकेशन मनी उनकी बनती है, यानी कितनी एप्लीकेशन मनी को ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर है कितनी हमारी एक्सेस मनी हमारी बच गई, बैलेंस में एक्सेस मनी आ गई। फिर उस एक्सेस मनी को हमने अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया है, फिर भी बैलेंस बच गया, उसको हमने कॉल पे कितना एडजस्ट किया है, ये 7वां कॉलम आएगा, और कितना हमने उनका रिफंड कर दिया है। ये ऐसे 8 कॉलम हमारे बनते हैं इसमें। तो देखो फर्स्ट कॉलम में क्या है, शेयर अप्लाइड, यानी कि कितने शेयर मांगे थे, 4000 शेयर मांगे थे। और दूसरा कॉलम हमारा है शेयर अलॉटेड, यानी कि कितने शेयर उनको दिए, 4000 शेयर ही उनको दिए हैं। फिर है सेकेंड अलॉटमेंट हमारी होगी 2000 की, यानी 2000 उन्होंने मांगा था, उनको कुछ भी नहीं दिया, समझ गए। उसके बाद थर्ड हमारा बनता है प्रोराटा वाला, यानी 10,000 मांगे थे, 6000 दिए, ठीक है। तो देखो कितनी कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई, 4000 पे, माना कि 2 रुपीज हमारी क्या है, अलॉटमेंट मनी है, ठीक है। तो हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4000 शेयर थे, 2 रुपीज के हिसाब से इन 4000 शेयर्स पे आए होंगे 8000 रुपीज, ठीक है। और उनको अलॉट कितने किए हैं, अलॉट भी उनको 4000 ही किए हैं। इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करके 8000 ही उनकी मनी बनती है, मतलब 8000 उन्होंने भेजे थे, 8000 ही उनके बनते हैं। तो कोई भी एक्सेस मनी हमारे पास बैलेंस नहीं रही, समझ गए। उसके बाद सेकंड हमारी कैटेगरी है 2000 शेयर्स उन्होंने अप्लाई किए हैं, उनको कुछ भी नहीं दिया है, इट मीन्स उनका पैसा उनको वापस कर देंगे हम। तो कितना पैसा आया होगा इस पे, 2 रुपीज के हिसाब से इस पे आया होगा 4000 रुपीज। और इनके एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी बनती है, नील बनती है, समझ गए। तो नील बनती है, इसलिए 4000 सारा का सारा पैसा हम 4000 रुपीज वापस कर रहे हैं। तो ये जो हमारा लास्ट कॉलम है ना बैंक का, इसमें मैंने लिखा है रिफंड। इस रिफंड, इसको हम रिफंड ऐसे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड कॉलम देखो हमारा, थर्ड हमारी कैटेगरी है प्रोराटा वाली, यानी कि 10,000 शेयर्स मांगे थे और 6000 शेयर उनको दिए हैं। इसके हिसाब से उन्होंने 10,000 पे कितना पैसा भेजा होगा, उन्होंने भेजा होगा 10,000 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 20,000 उन्होंने पैसा भेजा होगा, एप्लीकेशन मनी उन्होंने भेजी होगी, ठीक है। और एप्लीकेशन मनी कितनी ड्यू बनती है, 6000 के हिसाब से उनकी बनती है 12,000, मेरी बात समझिए। लेकिन उन्होंने पैसा कितना भेज दिया, 20,000, इतना भेजा है और इतना बनता है उनका, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना आ गया, 20,000 में से 12,000 लेस करेंगे तो 8,000 उनकी एक्सेस मनी कंपनी के पास आ गई। अब इस 8,000 को उन्होंने क्या करना है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना है। और कॉल पे कुछ भी एडजस्ट नहीं किया है तो उनका कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा। इस तरीके से हमारी क्या बनती है, ये हमारी बनती है एनालिसिस टेबल, ठीक है। अगर किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज कर देना, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन को सेंड कर देना, ठीक है। स्पेशली मैं जानवी से, और क्या है, तनप्रीत है, और परमिंदर है, और अमन है, और मेरे ख्याल से उसके साथ कौन बैठता था, मनप्रीत नाम था, जसप्रीत नाम था, ऐसे कोई लड़की भी बैठती थी उनके साथ, और 2-4 बच्चे और हैं जो सम करते हैं, ठीक है बेटा। तो इन बच्चों से मैं कह रही हूँ कि भाई जिसको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है फ़ोन कर लेना। फ़ोन बेटा मैं यहाँ पे उत्तरांचल में हूँ अभी, क्योंकि कैजुअलिटी हो गई थी हमारे घर में, इसलिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। अगर मैं आपका फ़ोन नहीं उठाती हूँ तो आप क्या कर सकते हो कि मेरे को उस क्वेश्चन का
पिक लेके मेरे पास उसको सेंड कर दो। ठीक है, पिक लेके सेंड कर दो, और सेंड करके जो है जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगी। उसमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आधा आधा क्वेश्चन सेंड कर दो मुझे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमारी बनती है एनालिसिस टेबल। ठीक है बच्चे, तो मेरे को लगता है कि आपको ये इस एनालिसिस टेबल में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि नई चीज़ है। मैंने आपको 3 कैटेगरी की अलॉटमेंट यहाँ पे बताई है कि भाई उसकी एनालिसिस टेबल कैसी बनती है। शेयर फर्स्ट कॉलम में हमारा आएगा शेयर अप्लाइड, सेकंड कॉलम में आएगा शेयर अलॉटेड, थर्ड में आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फोर्थ में आएगा एप्लीकेशन मनी ड्यू, फिफ्थ में आएगा एक्सेस मनी, कितनी हमारी एक्सेस आ गया पैसा, सिक्स्थ में आएगा एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, सेवन्थ पे एडजस्टेड ऑन कॉल, एंड एट्थ पे आएगा बैंक रिफंड। ठीक है, बैंक का मतलब जैसे पैसा उन्होंने हमारे पास भेजा था वैसे ही हमने उनका पैसा उनको वापस रिफंड कर दिया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमारी कैटेगरी क्या थी, 4000 शेयर्स अप्लाई किए थे, 4000 ही अलॉट कर दिए, तो एप्लीकेशन मनी कितनी बनेगी, 2 रुपीज़ के हिसाब से। एप्लीकेशन मनी हमने 2 रुपीज़ मानी है, तो 4000 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8000। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी बनती है, जितने कंपनी ने शेयर दिए हैं शेयर होल्डर को उसके हिसाब से भी उनका 8000 ही बनता है। ठीक है, 8000 का सारा पैसा हमने उनको लगा दिया एप्लीकेशन पे। अब कोई एक्सेस मनी नहीं है, तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं किया है, कॉल्स पे एडजस्ट नहीं किया है, और कोई पैसा रिफंड नहीं किया है। तो ये था हमारा फुल अलॉटमेंट। अब सेकंड कैटेगरी हमारी आती है 2000 शेयर्स उन्होंने मांगे थे और हमने उनको कुछ भी शेयर नहीं दिया है, यानी नील दिया है, यानी कुछ भी शेयर उनको नहीं दिया है। तो 2000 के हिसाब से उनका पैसा हमारे पास आ गया 4000 रुपीज़। ठीक है, 4000 रुपीज़ आया, हमने उनको कुछ भी नहीं दिया, कंपनी ने उनको कुछ भी नहीं दिया, इसलिए उनका कोई भी एप्लीकेशन मनी नहीं बनती है, ड्यू नहीं है कोई भी। तो एक्सेस मनी हमारी कितनी आ गई थी, 4000 आ गई थी, और हमने उस 4000 को एडजस्ट नहीं किया है, इसलिए वो सारा का सारा पैसा हमने उनका रिफंड कर दिया। मेरी बात समझ गए? फिर थर्ड कैटेगरी में हमारे पास आता है 10,000 शेयर्स अप्लाई किए थे और 6000 शेयर उनको दिए हैं, इसलिए 10,000 के हिसाब से उन्होंने भेजा होगा 20,000 रुपीज़। उस 20,000 रुपीज़ में से उनकी बनती है ओनली कितनी, 6000 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12,000 मनी बनती है उनकी, और उस 20,000 में से 12,000 को हमने एडजस्ट कर लिया और बचा हमारा 8,000, यानी 8,000 उनकी एक्सेस मनी कंपनी के पास एडवांस में आ चुकी है। इसलिए इस मनी को हम कंपनी ने क्या किया, क्योंकि आगे अलॉटमेंट मनी भी उनसे मंगवानी है ना 6000 शेयर्स पे, तो वो 8,000 उन्होंने क्या किया कि वो अलॉटमेंट पे उस पैसे को एडजस्ट कर लिया। और देखो कॉल पे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे कोई भी पैसा एडजस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए क्योंकि 8,000 का 8,000 सारा का सारा हमारा एडजस्ट हो चुका है अलॉटमेंट पे, इसलिए कोई भी पैसा रिफंड नहीं बनता है। ठीक है बेटा, तो जब बेटा प्रोराटा वाला केस होता है उस टाइम पे क्या होता है कि शेयर होल्डर ने ज़्यादा पैसा भेजा होता है और हम उस पैसे को अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे केस में अगर किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है और उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है, तो वहाँ पे हमको उस शेयर होल्डर के अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अप्लाइड शेयर कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि उसने एप्लीकेशन मनी कितनी भेजी थी, उसकी बनती कितनी थी, ठीक है, और कितना उसका एक्सेस मनी हमारे पास आ गया था, और उस पैसे को हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। इसलिए हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि उसकी अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है। ठीक है, अलॉटमेंट मनी जितनी बनेगी उसमें से कितना उसका एक्सेस आ गया है, और उस एक्सेस मनी को लेस करने के बाद जो पैसा बचेगा वही उसका कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट होगा। ठीक है बेटा, तो यही अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट पे जितना पैसा नहीं आया है उसके हिसाब से हम जो है शेयर फोरफिचर की एंट्री पास करेंगे। अभी मैं दोबारा बोलती हूँ कि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी सम में, उस सम की पिक खींचो, सभी के पास फ़ोन है आजकल, और या तो ग्रुप में सेंड कर दो या मुझे पर्सनली सेंड कर दो। ठीक है, और नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, इस चैप्टर के सम करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और शॉर्ट नोट्स की ऐसे करना कि उसमें से हाफ जो तुम्हारी नोटबुक होगी हाफ को रख लो थ्योरी के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चन के नोट तैयार करो और लॉन्ग क्वेश्चन के नोट तैयार करो। ठीक है, आगे अभी मैं दोबारा कहती हूँ, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पिक खींचो
और मुझे सेंड करो, ठीक है बेटा। बाकी फिर हम कल की क्लास में लगाऊंगी, उस टाइम पे तो मैं करूँगी, सेंड करूँगी, ठीक है।